ਟਾਕ ਟੂ ਲਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਵਾਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ विनीपेग ਦੇ प्रसिद्ध लॉयर शिल्पा जी। शिल्पा जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। थैंक यू। शिल्पा जी, बैक होम में कभी हमने सुना नहीं था कि सेपरेशन भी कुछ होती है, डाइवोर्स भी, लेकिन अब तो वहाँ भी ऐसा चलना शुरू हो गया। ये कनाडा में जब से आए हैं तो ये बातें यहाँ आम है। फैमिली कंसर्न्स होते क्या हैं, क्यों ऐसा सेपरेशन वाली बात या डाइवोर्स की बात होती है, क्या रीज़न क्या समझते हैं आप? देखिए, ये तो एक सोशल इशू है। हस्बैंड वाइफ में आपस में किसी भी तरह की डिस्प्यूट और आपस में ना पटना और इस हद तक ना पटना कि साथ में रहना मुश्किल हो जाए, तो फिर ओवर द टाइम सोसाइटी ऐसी हो गई है कि लोगों में टॉलरेंस कम हो गई है। टॉलरेंस कम हो गई है। सो आई थिंक दीज आर चेंजेस दैट वी नीड टू अडेप्ट टू। तो ये तो अडेप्शन, सोसाइटी और लोग धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, तो उसी का आफ्टर इफेक्ट है। हर सोसाइटी का अपना अपना प्रोग्रेशन होता है और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। लॉ तो वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। राइट। सेपरेशन और डाइवोर्स में फ़र्क क्या है? ओके, जब दो लोग शादी करते हैं, व्हेन यू डिसॉल्व दैट्स मैरिज, जब आप उस शादी को ख़त्म करते हैं तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप उसको लीगली डिवोर्स लें, और अगर आप डिवोर्स नहीं लेते हैं और दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि हम अलग अलग रहेंगे या हम एक ही घर में रहेंगे लेकिन हम अलग हैं, आज से हम वी आर नॉट अ कपल, then that is separation. But when we decide to end the marriage through a divorce, so then we go to the court and apply for dissolution of the marriage. मतलब हम उस शादी को डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट से कहते हैं कि हमें एक शादी ख़त्म करनी है लीगली और हमें डिवोर्स चाहिए, तो दैट इज़ डिवोर्स। आपने कहा कि सेपरेट, एक ही घर में सेपरेट भी रहा जा सकता। जी। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक फैमिली हस्बैंड वाइफ हैं, वो कहते हैं कि हमारा स्टेटस आज से सेपरेटेड है लेकिन रहना एक ही घर में? देखिए, वो उस तरह के सेपरेशन में आगे जाके आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप शादी करते हैं और उसके बाद आप डिवोर्स लेना चाहते हैं और आप कहते हैं कि भाई हम एक साल से आपको कम से कम एक साल तक सेपरेटेड रहना होता है, तब डाइवोर्स अप्लाई कर सकते हैं, आपको डिवोर्स मिलता है, अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें जब आप अप्लाई करेंगे और आप कहेंगे कि हम सेपरेटेड थे एक साल से और हम एक ही घर के अंदर रह रहे थे, तो उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप प्रॉपर सेपरेटेड थे, कि आपके बीच में कोई सेपरेशन एग्रीमेंट था। अगर दूसरी पार्टी डिस्प्यूट करती है, जैसे हस्बैंड और वाइफ है, उनमें से एक कोई कहता है कि नहीं हम सेपरेटेड नहीं थे और दूसरा कहता है कि नहीं हम सेपरेटेड थे, हम एक ही घर में रह रहे थे, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपका कुछ सेपरेशन एग्रीमेंट था या आप एक्चुअली सेपरेटेड थे। और आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपकी कोई विटनेस की आप लोग अलग थे और दे वर नॉट अ कपल, वो आप दोनों एक कपल नहीं थे इस एक साल के दौरान, जो आपके जाने पहचाने वाले लोग हैं उनका विटनेस लगेगा। तो इस केस में वो प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर वो एक ही घर में रह रहे हैं, अनलेस दोनों लोग एग्री करें कि हाँ हम सेपरेटेड थे एक साल से और अब हम डिवोर्स फाइल करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप घर में नहीं रह एक ही घर में नहीं रह रहे हैं तो आप बहुत आराम से प्रूव कर सकते हैं कि भी मेरा एड्रेस जो है पिछले एक साल से अलग था, वो तो ठीक। और हम दोनों म्यूचुअली या एक बंदे की मर्जी के बिना भी हस्बैंड डिसाइड करे या वाइफ डिसाइड करे कि अब मुझे इनके साथ नहीं रहना है एज अ कपल, तो वो कह सकते हैं कि हम दूसरे एड्रेस पे रह रहे थे, तो ये प्रूफ है कि हम दोनों सेपरेटेड हैं थे एक साल से। आपने कहा कि वो कोई रिटन एग्रीमेंट होता सेपरेशन का, हाँ। ऐसा सभी केसेस में है या नहीं? ये एडवाइज्ड है कि जब आप सेपरेट हों तो आप एक एग्रीमेंट करें। अब ये एग्रीमेंट आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग आपस में नहीं अग्री कर पा रहे हैं तो आप काउंसलिंग सर्विसेज की हेल्प ले सकते हैं, और नहीं तो आप किसी लॉयर की हेल्प ले सकते हैं एक सेपरेशन एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने के लिए। मतलब ये एडवाइजेबल है कि एग्रीमेंट लिख लेना चाहिए? हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, प्रॉपर्टी, बच्चे, वो सब सेपरेशन एग्रीमेंट जो है वो सारी चीज़ों को क्लियरली डिफाइन करता है कि किसके क्या राइट्स होंगे और कौन क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो अगर सब कुछ लिखित में होता है तो ये अच्छा रहता है दोनों ही पार्टीज़ के लिए, आगे जाके डिस्प्यूट ना हो।
एक बात आपने इसमें अभी कही कि अगर सेपरेट एग्रीमेंट नहीं भी है हाँ जी। तो आप 1 साल या इससे ज़्यादा अलग अलग रह रहे हैं, बेशक एक ही घर में रह रहे हैं। हाँ अलग अलग का मतलब यह है कि वो अपने जो हैं खर्चे वो अपने अपने दे रहे हैं। एग्जैक्टली आप दोनों अपने अपने फाइनेंसेस बेयर कर रहे हैं, आप दोनों सोसाइटी में एज अ कपल नहीं जा रहे हैं, इकट्ठे नहीं जा रहे हैं। इकट्ठे नहीं जा रहे हैं, या इकट्ठे जा भी रहे हैं तो आपके यहाँ जाने पहचानने वालों को पता है कि भाई ये दोनों अलग हैं, और आपके सभी मामले अलग अलग हैं, आप एक कपल की तरह नहीं बिहेव कर रहे हैं, तो आप सेपरेटेड कंसिडर करते हैं, किए जाते हैं। मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप एक ही घर में रह रहे हो तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपका अग्रीमेंट है सेपरेशन अग्रीमेंट, तो वो अपने आप में एक प्रूफ बन जाता है कि हाँ इस डेट से ये लोग अलग थे। वैसे क्या होता है जी, झगड़े तो हो जाते हैं, हाँ सभी जी। फैमिलीज में होते हैं। हाँ जी। सेपरेशन एग्रीमेंट ना भी बना हो हाँ जी। तो वो कोई बड़े बुजुर्ग कह देते हैं चलो भाई थोड़ा हट जाओ, इधर उधर हो जाओ। हाँ जी। तो हो सकता है 2 महीने के बाद 4 महीने के बाद आप फिर इकट्ठे हो जाएं, ऐसा। तो उसमें वो अगर लिखा होगा तो शायद वो वापस हो सकता है या अगर आप एक बार सेपरेशन का डिसीजन लेते हैं तो 90 डेज के आप अप टू 90 डेज साथ में रह सकते हैं, और फिर अच्छा। डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अलग होना है कि नहीं। और अगर आप फिर 90 डेज तक आप साथ में रहते हैं तो ठीक है, उसको फिर भी उस पीरियड को सेपरेशन ही माना जाता है। और अगर आप उसके बाद फिर सेपरेट हो जाते हैं, मतलब आप ऑन एंड ऑफ होते हैं, तो वो आपका सेपरेशन ही माना जाता है। एक और बात जो है कि सेपरेशन के बाद ही डाइवोर्स हो सकता है कि सीधा भी कोई है ऐसा? हाँ, डिवोर्स की एप्लीकेशन के लिए आपको कम से कम 1 साल सेपरेटेड रहना है। मतलब सेपरेशन एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है फिर भी? नहीं, सेपरेशन अलग अलग रहना पड़ेगा। हाँ जी। डिफरेंट जगह पे भी रह हाँ, सकते हैं। हाँ। समटाइम ऐसा होता है कि फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई, पुलिस को इंटरफियरेंस करनी पड़ी, तो पुलिस कह देती है स्पाउस को, हस्बैंड को खास करके, वाइफ को पूछते हैं कि आप इसी घर में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना हाँ चाहते। जी, हाँ जी। फिर अगर वो कहेगी ठीक है मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, हाँ, मैं शेल्टर में नहीं जाना लेकिन चाहती। ये कंडीशन सिर्फ तभी है जब दूसरी पार्टी कॉन्टेस्ट करे। अगर आप दोनों म्यूचुअली डिवोर्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अच्छा, म्यूचुअली डाइवोर्स के लिए सेपरेशन की जरूरत नहीं है? 1 साल सेपरेशन की जरूरत अच्छा, वो जरूरत ही है। हाँ, ओके। वो जरूरत नहीं है ना। अगर आप म्यूचुअली अप्लाई करते हैं तो आप मैनिटोबा में 1 साल से रह रहे हैं दोनों, तो आप दोनों जाके कोर्ट में म्यूचुअली अप्लाई करना चाहते हैं, वो उस पे दोनों पार्टी एग्री करती हैं कि हमें अब नहीं इस मैरिज को कंटिन्यू करना है, देन यू कैन अप्लाई। मुझे पता नहीं यहाँ के कोर्ट का कैसे है, हाँ आप जी। जाते रहते हैं तो उनको आपको ज़्यादा पता होगा कि आपका सीधा लोगों के साथ जी। संपर्क है। मुझे जब पता है कि इंडिया में जब ऐसा ही डाइवोर्स का केस जाता था कोर्ट में, तो वो जज कहते थे कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ जो डाइवोर्स लेने के लिए मेरी कोर्ट में आए हो, बाहर जाके फैसला कर लो कि आपने दोबारा रीथिंक करना है, ऐसा कुछ। कंसिडरेशन, वो सेपरेशन पीरियड इसीलिए दिया जाता है अच्छा जी। कि आप रिकंसिडर कर सकें कि आपको दोबारा आपको डिवोर्स लेना है कि नहीं लेना है। इसीलिए वो 1 साल का सेपरेशन पीरियड, इसीलिए मतलब वो बात वही है, वही बात है कि आप रीथिंक कर लो। 1 साल में हो सकता है आपके मन आप बदल चेंज जाए। कर जाए। मैरिज एक लीगल वो है, कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसको डिसॉल्व करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, और कोर्ट डिस्करेज करना चाहता है। एक सोशल वो है कि दोनों पार्टीज कोशिश एक होती है कि फैमिली डिसॉल्व ना हो, बच्चे इन्वॉल्व हैं, सभी का इंटरेस्ट है, तो दे गिव यू टाइम टू रीथिंक अबाउट इट। मुझे लगता है सेपरेशन हो जाए या उसके बाद डाइवोर्स हो जाए, सबसे ज़्यादा जो असर पड़ने वाला है, अफेक्टेड जो पार्टी है, वो बच्चे हैं। बिल्कुल। क्या इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर? देखिए, बहुत इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। बच्चों के ऊपर तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता ही है। इनफैक्ट व्हेन अ मैरिज डिसॉल्व्स, तो कोर्ट भी ये कंसिडर करता है कि सबसे पहले बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट ध्यान में रखा जाएगा, और बच्चे को लेके कोई भी फैसला बच्चे के ही इंटरेस्ट में दिया जाएगा। मतलब बच्चे छोटे हैं, मान लीजिए कोई एक बच्चा 5 साल का है, एक 10-11 साल का है, तो वो उनके लिए भी तो ये सोशली आइसोलेशन हो जाती सम टाइम, कि वो सोचते हैं कि हम बच्चे माँ के पास रहें या
बाप के पास रहें। बिल्कुल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है उसके। रिकमेंडेड है कि फैमिली काउंसलिंग हो, बच्चों की काउंसलिंग हो, एंड इट हैज़ टू बी, बहुत सेंसिटिव मामला होता है। मतलब बड़ी क्रूशियल स्टेज है ये, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स के लिए भी, भी। बच्चों के लिए खास करके है। बच्चों के लिए खास करके, क्योंकि उनकी फैमिली यूनिट वो उनका माइंड उतना डेवलप नहीं होता और वो साइकोलॉजिकली उससे इम्पैक्टेड होते हैं, तो उनको बहुत जेंटली हैंडल करना होता है। पर्सनल नॉलेज के लिए मैं बात पूछना चाहता हूँ, हमारे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, जहाँ एशियन में भी है ऐसा, माँ कहती कि बच्चे मेरे पास ही रहेंगे। सभी कम्युनिटीज में ऐसे ही चलता है कि जब जनरली आप देखिए, मदर तो मदर होती है, तो वो तो चाहती है कि उसके बच्चे उसी के पास रहें। हर केस में ऐसा नहीं भी होता, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मोस्टली मदर वुड वांट कि उसके पास बच्चे रहें। फादर भी चाहता है कि फादर के पास बच्चे रहें, और ये तो एक नेचुरल वो है। मदर कहती है कि बच्चे मेरे पास रहें, हाँ लेकिन वो उनका पालन पोषण नहीं कर पा रही, टेक कर नहीं कर पा रही, उसके पास इनकम नहीं है, कुछ और जो बच्चों को सहूलतें देनी होती हैं वो नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो क्या सोल्यूशन है? कोर्ट जहाँ फिर लॉ क्या प्रोटेक्शन देता है उसको? देखिए, अगर मदर नॉन वर्किंग है और बच्चों का बिल्कुल ही उसके पास कोई इनकम नहीं है, तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि फादर जो है वो बच्चों को चाइल्ड सपोर्ट दे, अगर बच्चे मदर के पास हैं। चाइल्ड सपोर्ट, हाँ, बच्चों का बेस्ट इंटरेस्ट देख के ही पहले तो ये डिसाइड किया जाता है कि पेरेंटिंग राइट्स किसके पास रहेंगे। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि मदर उनका की देखभाल नहीं कर सकती है और बिल्कुल इनकेपेबल है किसी भी कारण से, मेडिकली या फाइनेंशियली, तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी। अच्छा जी। अगर ये डिसाइड होता है कि मदर कुछ कमा रही है और बच्चों को किसी लेवल तक सस्टेन कर सकती है, तो फादर की इनकम के हिसाब से कोर्ट डिसाइड करेगा कि मदर को कितना चाइल्ड सपोर्ट मिलेगा। पर मंथ देना होता कुछ? पर मंथ अमाउंट डिसाइड होता है, और वो आपकी इनकम के बेस्ड पे और बच्चों के लिविंग स्टैंडर्ड, जो जिस लिविंग स्टैंडर्ड के वो यूज टू है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। मैंने एक सुना एलिमनी, ये क्या होता है? ये भी वर्ड है, इन्हीं चीज़ों में आता है कुछ कहीं? एलिमनी, ओके, जब मैरिज डिसॉल्व होती है तो उसके फाइनेंशियल्स क्या डिसाइड होंगे, वो उस हिसाब से डिसाइड होता है। अच्छा जी, मतलब अगर हस्बैंड के पास सफिशिएंट मनी है, प्रॉपर्टी है, हाँ जी, तो वो वाइफ को देगा। अगर वाइफ के पास है तो वो हस्बैंड को देगा। दैट इज स्पाउसल सपोर्ट आल्सो। ओके, चाइल्ड सपोर्ट। देयर आर टू थिंग्स, देयर इज अ चाइल्ड सपोर्ट और स्पाउसल सपोर्ट। ये भी दोनों चीजें कोर्ट फैसला करती है? बिल्कुल, कोर्ट डिसाइड करेगा कि देयर आर गाइडलाइंस, देयर आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस, और आपकी इनकम के क्राइटेरिया के हिसाब से कैलकुलेशन फिक्स्ड है, टेबल्स फिक्स्ड हैं कि किसको कि अगर किसी की स्लैब्स फिक्स्ड हैं, तो जैसे किसी की $50,000 साल की इनकम है तो उसको कितना देना है, वो कैलकुलेशन फिक्स्ड है। अच्छा, वो फार्मूला बना हुआ फार्मूला बने हुए हैं, पहले बना हुआ इनकम के बेसिस पे आपके चाइल्ड सपोर्ट और स्पाउसल सपोर्ट डिसाइड होता है। ओके, अब नई बात मेरे दिमाग में आ गई। हाँ जी। हमारे कल्चर में हस्बैंड वाइफ को बताता ही नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी क्या है जी। मैंने कोई बिजनेस बाय कर रखा है, मैंने कोई घर बाय कर रखे हैं, मेरा कुछ ऐसा, वो तो बताता ही नहीं है। हाँ, तो वाइफ कैसे क्लेम करेगी? इसका तरीका ये है कि आप जब दो लोग मैरिड हैं, तो एक की प्रॉपर्टी पे जिस घर में वो लोग रह रहे हैं उसमें, या जो प्रॉपर्टी वो एज अ मैरिड कपल अर्न करते हैं, उसमें दोनों का राइट बनता है, हस्बैंड और वाइफ, चाहे वो वाइफ कमा के इकट्ठा करे चाहे हस्बैंड कमा के इकट्ठा करे, क्योंकि वो मैरिड, वो फैमिली प्रॉपर्टी कंसिडर की जाती है। ओनर ऑक्यूपाइड जो हाउस है, हाँ जी, ओन ऑक्यूपाइड हाउस को तो होमस्टेड एक्ट के अंदर आ जाता है, तो उसमें तो वो बिना उसकी कंसेंट के उसको बेच भी नहीं सकते बिल्कुल। लेकिन बाकी प्रॉपर्टी भी फैमिली प्रॉपर्टी कंसिडर की जाती है, तो जब सेपरेशन होगा तो कोर्ट इन सब चीज़ों को डिसाइड करेगा, या डिवोर्स होगा तो सब चीज़ों को डिसाइड करेगा कि फैमिली प्रॉपर्टी को किस तरह से डिवाइड किया जाएगा और फाइनेंशियल्स कैसे डिवाइड होंगे। शुरू में हमने एक बात आपने बताई थी कि सेपरेशन इन राइटिंग भी हो सकती है, जहाँ फिर प्रूव भी करना पड़ सकता है कि हम रियल सेंस में सेपरेट रह रहे हैं। जी जी। और इस दौरान क्योंकि हो सकता है सेपरेशन अंडरस्टैंडिंग में या राइटिंग में ये बात आ जाए कि ये जो प्रॉपर्टी है
वो बच्चों समेत वाइफ ने उसमें रहना है, ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो जी, जाता जी, मान जी। लीजिए। जब पुलिस कह देती है हाँ। कि भाई भाई बंदे तुझे जहां से जाना पड़ेगा, तुम 500 मीटर में या 1000 मीटर में जी। इधर तू दिखाई भी नहीं दे जी, सकता, जी, ऐसा जी। कुछ होता है। हाँ, हाँ। मैंने सुना। तब हस्बैंड ने जो है उस पीरियड में, जो सेपरेशन वाला पीरियड 1 साल आपने बताया, हाँ जी। कम से कम उसमें अगर प्रॉपर्टी बाय कर लेगा तो वाइफ का शेयर होगा? नहीं, जब आप एज अ कपल नहीं रह रहे हैं और अगर आप सेपरेटेड, बेसिकली आप सेपरेटेड हैं और उस दौरान जो भी आपकी इनकम है या आपके, वो आपकी अपनी पर्सनल इनकम है, वो फिर फैमिली इनकम नहीं है। सेपरेशन के दौरान, अगर आपका क्वेश्चन यही है कि अगर सेपरेशन के दौरान वो कोई प्रॉपर्टी खरीदता है वो या कहता, हस्बैंड कहता है मैं किराए पे क्यों रहूँ, अपार्टमेंट में या बेसमेंट में क्यों रहूँ, मैं अपना घर ले लेता हूँ, बेशक छोटा ले लूँ, हाँ। रहना तो है ही हाँ, मैंने। हाँ, हाँ। ठीक है जी। तो वो फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि उस दौरान वो उनका सेपरेट जॉइंट मतलब नहीं है वो, जॉइंट इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता। ठीक है, जॉइंट इंटरेस्ट नहीं है। अगर उसने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेपरेशन हाँ जी। प्रॉपर्टी बाय की है जी। तो उसको कोई खतरा नहीं है कि वो जाने वाली नहीं है। जी नहीं, नहीं है, बट अगर ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप उस दौरान सेपरेटेड थे। हाँ, वो मैंने यही कहा ना हाँ। कि ड्यूरिंग सेपरेशन पीरियड हाँ जी। अगर वो बाय करते हैं हाँ जी, हाँ तो वो उसको कोई खतरे वाली नहीं, बात नहीं है। बिल्कुल वो सेम बाय उसके वाइफ के लिए भी ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा वाइफ सोचती है, हस्बैंड कोई भी स्पाउस, दोनों में से कोई भी। हाँ, दोनों में से वाइफ सोचती है कि बच्चों को लेकर मैं चले जाऊं, अलग रहना शुरू कर दूं, तो इस दौरान वो सोचती है कि मैं कहाँ अलग रहूंगी, अनसेफ फील करती हूँ। चलो मैं ले सकती हूँ, मेरी इनकम है सफिशिएंट, जब मेरे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं अपना घर क्यों ना ले लूँ। हाँ। फिर उसको डर लगता रहता है कि मैं ले लिया मैंने घर तो ये कोर्ट में जाकर पंगा ना पड़ जाए कोई ऐसा। हाँ, लेकिन वही है कि उस दौरान आप, जिस दौरान आप वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप अगर वो सेपरेटेड है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप सेपरेटेड थे और ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। ये बच्चों की भी मर्जी कुछ होती है कि वो फादर के साथ रहें या मदर के साथ रहें? हाँ, कोर्ट पूछ सकता है, कंसिडर कर सकता है, बच्चों की स्टेटमेंट ली जा सकती है ड्यूरिंग सेपरेशन। ड्यूरिंग सेपरेशन अगर कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये है कि किसने रखने हैं जहाँ। हाँ, तो वो तो फिर देखिए, जब अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ हो रहा है तो फिर वो दोनों पार्टीज पे है कि वो बच्चों की कंसेंट को बच्चों से पूछें कि वो कहाँ रहना चाहते हैं और अकॉर्डिंगली एग्रीमेंट करें अपने आपस में। लॉ ये प्रोटेक्शन देता है कि अगर एक स्पाउस के पास, मे बी हस्बैंड या वाइफ के पास बच्चे रहते हैं तो बच्चों को दूसरे पेरेंट के पास जाने की इजाजत है या पेरेंट को वहां आने की इजाजत है, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, कैनेडियन लॉ में दोनों ही ये बिल्कुल क्लियर है कि दोनों पेरेंट्स को विजिटेशन राइट्स और पेरेंटिंग राइट्स और पेरेंटिंग टाइम दिया जाए। तो अगर एक पेरेंट ये चाहता है कि मैं बिल्कुल इनको कट ऑफ कर दूं दूसरे पेरेंट से, तो वो कोर्ट्स इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं एंड इसकी अलाउ नहीं करते वो। इसके लिए अलाउ नहीं। ये सेपरेशन के बाद भी, ये डाइवोर्स के बाद भी ऐसा होता है? जी, दोनों टाइम। कब तक? पूरी जब तक बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते और खुद अपना डिसीजन, उसके बाद वो खुद कहीं भी जाएं, अपना डिसीजन ले सकते हैं। ये तो वैसे काफी अच्छी बात है कि हाँ बच्चों जी। के लिए कानून ऐसा है और कोर्ट भी कंसिडर करती है हाँ। कि बच्चे कहाँ रहेंगे। देखिए, इसमें वही बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, दैट वही कोर्ट उसी के हिसाब से डिसीजन लेती है और ऐसा मानना है कि बच्चों के लिए ये अच्छा है कि वो दोनों पेरेंट्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें। लेकिन इमोशनली तो कई बार होता है ना कि बच्चे भी सोचने लग जाते हैं कि ये जो हमारे पापा हैं ये वीक के बाद ही आते हैं, वो अपनी मम्मा को पूछते भी होंगे। इस सिचुएशन में तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली ये तो देखिए, ये ट्रेजेडी होती है, जब फैमिली टूटती है तो एक ट्रेजेडी होती है। तो उस ट्रेजेडी में इसमें कोर्ट कानून कुछ नहीं कर सकता। हाँ, बट फिर भी पेरेंटिंग टाइम जो है वो अगर फादर चाहता है कि मैं सिर्फ वीकेंड पे ना मिलूँ, मैं ज़्यादा मिलूँ, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कोर्ट इजाज़त देती है कि कब मिल सकते हो आप? हाँ, वो अगर आपने बाय कोर्ट डिसीजन लिया है तो वो आपका पूरा आप कब क्या करेंगे, कैसे मिलेंगे, वो सब कोर्ट ऑर्डर में क्लियरली होता है।
नहीं, ड्यूरिंग सेपरेशन तो नहीं ऐसा। ड्यूरिंग सेपरेशन नहीं, डिवोर्स। डाइवोर्स के बाद Divorce ही के बाद। ड्यूरिंग सेपरेशन तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही होगी फिर। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बट अगर आप चाहें तो सेपरेशन एग्रीमेंट कोर्ट से भी वो करवा सकते हैं, ऑर्डर करवा सकते ऑर्डर हैं। करवा सकते हैं। मतलब सेपरेशन एग्रीमेंट लिख लिया आपने, कोर्ट की स्टैंप लग सकती है कि हाँ ये ठीक है, जी, बिल्कुल। हम दोनों ओबे करेंगे ऑर्डर जी को। जी, अगर दो लोग आपस में म्यूचुअली अग्रीमेंट पे नहीं एक म्यूचुअली कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और वो अग्रीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी कोर्ट में जाके सेपरेशन एग्रीमेंट फाइल कर सकता है। चलो, कई बार ऐसा होता है जी, ये सोसाइटी ऐसी है, नई नई बातें देखने को सुनने को मिलती हैं। बहुत ओल्ड एज में जाकर लोगों को सेपरेशन हो रही है, ओल्ड एज में जाकर डाइवोर्स हो रहे हैं, इसका क्या रीजन समझती हैं आप? बस सोसाइटल चेंज है, यही कहेंगे। मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है कारण, है ना? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लोगों में टॉलरेंस कम है, ये तो एक सोशल इशू है। लोगों में टॉलरेंस कम हो रही है, लोग एक दूसरे को स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। लोगों का स्ट्रेस लेवल इतना है कि उनमें टॉलरेंस लेवल कम हो जाती है, एंड दे डोंट वांट टू bear any kind of or have any flexibility। एक दूसरे को बर्दाश्त करने की है ही नहीं है, खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। इसमें कानून कुछ नहीं कर सकता। जी बिल्कुल नहीं, कानून सिर्फ आपके राइट्स डिसाइड कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे केस आपके पास भी आते होंगे। हाँ जी। कैसे डील करते हैं आप फिर उनको? देखिए, सबसे पहले तो काउंसलिंग इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि फैमिली काउंसलिंग हम रिकमेंड करते हैं कि पहले दोनों लोग जाके काउंसलिंग। कई बार क्या होता है, चीज़ें सिर्फ कम्युनिकेशन गैप और इमोशनल उसके लिए होती हैं, या उस वक्त गुस्से में लोग डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा ठहर के उसको समझ के फिर अगर फिर भी लगता है कि अब ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि इस मैरिज को बचाया जा सके, तब फिर वो कोई चारा नहीं बचता। बट हाँ, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि फैमिली काउंसलिंग हो। फैमिली काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, जो मतलब लॉयर करते हैं या कुछ कोई डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा अरेंज किया गया है, क्या है? देखिए, लॉयर्स नहीं करते हैं। लॉयर्स फैमिली काउंसलिंग नहीं कर सकते। वी आर नॉट इक्विप्ड टू डू दैट, बट काउंसलर्स होते हैं और हम उनके पास रिकमेंड करते हैं कि आप प्लीज़ काउंसलर करें और फैमिली काउंसलिंग करें। उनके लिए लोगों को फीस देनी होती होगी? हाँ जी, फीस तो देनी पड़ती है मतलब फैमिली काउंसलिंग के पैसे देकर उनसे मशवरा लेना है। हाँ जी। कि हम इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। हाँ जी। तो जो लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने लॉ को हम ये बता बताना सकते है। हैं कि भाई आपके दोनों पार्टीज के क्या राइट्स हैं, और पहली बात तो एक लॉयर दोनों पार्टीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सिर्फ अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हम उनको समझा ही सकते हैं। आम तौर पे जी ये बनी हुई बात है कि कनाडा जो है वो वुमेन का कंट्री है, मतलब वुमेन के राइट्स जो हैं ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा है। हाँ, कनाडा में इक्वल राइट्स हैं। जब फैमिली टूटती है और जब डिवोर्स की बात आती है, तो जो भी फाइनेंशियली केपेबल पार्टी है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, जो भी अर्निंग है, चाहे वाइफ ज़्यादा कमा रही हो तो वो हस्बैंड को स्पाउसल सपोर्ट देगी, और अगर हस्बैंड ज़्यादा कमा रहा है तो हस्बैंड वाइफ को स्पाउसल सपोर्ट देगा और चाइल्ड सपोर्ट देगा। तो ये तो इक्वल ही हुआ। अच्छा, एक बात तो ये थी कि वो जो चाइल्ड सपोर्ट की बात की आपने, वो तो अप टू द एज ऑफ 18 है। हाँ जी। उसके बाद नहीं है? उसके बाद अगर बच्चा यूनिवर्सिटी चला जाता है तो स्टिल एलिजिबल? तो फिर देन मदर और फादर कैन अप्लाई फॉर इट। ओके। और जो स्पाउसल सपोर्ट है वो कब तक होती है? स्पाउसल सपोर्ट जो है वो लिमिटेड होती है। उसमें विद इन रीजनेबल टाइम दूसरे स्पाउस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो स्पाउसल सपोर्ट रिसीव कर रहा है, कि वो विद इन रीजनेबल टाइम अपने आप को केपेबल बनाए कि वो अपने आप को खुद सपोर्ट कर सके। अब वो रीजनेबल टाइम डिफाइंड नहीं है, बट वो कोर्ट डिसाइड करती है कि सिचुएशन देख के, कि जैसे उसकी कितनी एजुकेशन है, उसके पास कितनी कैपेबिलिटी है, उसके रिसोर्सेज क्या हैं, और क्या वो अपने आप कमा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर दूसरा स्पाउस कमा नहीं रहा है और स्पाउसल सपोर्ट रिसीव कर रहा है, तो ये नहीं है कि वो सारी जिंदगी दूसरे स्पाउस से स्पाउसल सपोर्ट लेता रहेगा। डाइवोर्स हो चुका है जी, और
दोनों जो हैं स्पाउस अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं या कैसे, लेकिन जो स्पाउसल सपोर्ट वाली बात है मेरे ध्यान में जो बार बार ये बात नॉक कर रही है वो ये है कि हस्बैंड जानबूझकर काम ही नहीं करना चाहता। हाँ जी, ही इज़ वेल क्वालिफाइड, फिजिकली बिल्कुल फिट है, काम नहीं करना चाहता। वो कहता ठीक है मेरी वाइफ काम करती है, मैं डाइवोर्स भी इंजॉय कर रहा हूँ और वैसे भी ले रहा हूँ, कोर्ट उसके लिए मदद करती है वाइफ की। हाँ, अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी मैंने बताया ना कि स्पाउसल सपोर्ट आपको तभी तक मिलेगा जब तक विद इन रीजनेबल टाइम आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और अपने आप को खुद सपोर्ट करें। तो आप ये नहीं सोच सकते कि चलिए मेरी वाइफ कमा रही है और मुझे स्पाउसल सपोर्ट, मेरी एक्स वाइफ कमा रही है और मुझे स्पाउसल सपोर्ट मिल रहा है, या मेरा हस्बैंड कमा रहा है और मुझे स्पाउसल सपोर्ट दे रहा है तो वो सारी जिंदगी मुझे सपोर्ट करता रहेगा। सॉरी, जरा बोलने से लगातार बोलने से तो लास्ट में मेरा क्वेश्चन है जी, एक लॉयर होते हुए आप क्या सजेस्ट करते हैं? पहली बात कोशिश कीजिए कि इस तरह की सिचुएशन में इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अ फैमिली टू ब्रेक अप, होना नहीं चाहिए। इसमें बहुत बच्चे तो सफ़र करते ही हैं, लोग भी सफ़र करते ही हैं। कोशिश कीजिए कि इस सिचुएशन में ना हो, और अगर है तो कैसे काउंसलिंग से अपने डिफरेंसेस को मिटिगेट कर सकें और आप कर सकें ये सब। ऐसे वकील हैं जो सिर्फ जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवाते हैं, इन द सेंस कि आप म्यूचुअली, अगर आपकी इस सिचुएशन में फैमिली आ गई है कि आपको सेपरेशन या डिवोर्स लेना ही है, तो आप म्यूचुअली उसको सेटल कर सकें और एमिकेबली उसको राइटिंग में लिखित एक एग्रीमेंट से आपस में जो भी डिफरेंसेस हैं या जो भी चीज़ें डिवाइड होनी है बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हुए उसको सेटल कर सकें। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो हाईली रिकमेंडेड है कि प्लीज़ कीप इट इन राइटिंग। मैं लॉ का एक्सपर्ट नहीं हूँ जी, ना लॉ का स्टूडेंट हूँ। हाँ जी, जो मेरे दिमाग में बातें आई मैंने पूछनी है आपसे। हाँ जी। कुछ ऐसी बातें जो इसी संदर्भ में फैमिली लॉ के बारे में या जो सेपरेशन या डाइवोर्स के बारे में मैं नहीं पूछ पाया, आप शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के सामने तो करेंगे। आपने मुझसे पूछा सेपरेशन और डिवोर्स में क्या अंतर है। एक तीसरी तरह की चीज़ होती है जिसे कहते हैं कॉमन लॉ रिलेशनशिप। ओके। कई बारी लोग बिना शादी के साथ में रहते इकट्ठे रहते हैं, उसको कहते हैं कॉमन लॉ रिलेशनशिप। ये कनाडा में कॉन्सेप्ट है, अपने यहाँ नहीं है इंडिया में। कॉमन लॉ रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ 3 साल तक रह रहे हैं तो आपकी कॉमन लॉ रिलेशनशिप मानी जाएगी। 3 साल? 3 साल, 3 years। और अगर आप 1 साल तक रहते हैं और आपका बच्चा है तो वो भी कॉमन लॉ रिलेशनशिप मानी जाएगी। तो कॉमन लॉ, अगर आप कॉमन लॉ पार्टनर्स हैं तो आप उसको रजिस्टर भी करा सकते हैं। अगर आपने नहीं भी रजिस्टर कराया, आप 3 साल से साथ में रह रहे हैं या 1 साल से साथ में रह रहे हो, आपका बच्चा है, तो आपके दोनों के वही फैमिली राइट्स हैं जो आपस में जो स्पाउसल राइट्स हैं हस्बैंड वाइफ के होते हैं। ठीक है। और ये कॉमन लॉ रजिस्टर्ड करवाना चाहिए या नहीं? ये आपका पर्सनल डिसीजन है कि आपको रजिस्टर करवाना है कि नहीं करवाना है। लेकिन अगर आप नहीं भी रजिस्टर करा रहे हैं कॉमन लॉ रिलेशनशिप, लेकिन आप 3 साल तक रह रहे हैं तो उसको कॉमन लॉ माना जाता है। कॉमन लॉ रहते हुए बच्चे भी हो गए, उसके बाद भी मैरिज रजिस्टर्ड हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। आप डिसाइड, मतलब जरूरत है उसकी रजिस्टर्ड करवाने की मैरिज, जहाँ फिर जरूरत नहीं ना करवाए? लॉ आपको शादी करने के लिए फोर्स नहीं करता। आप कॉमन लॉ रहना चाहते हैं, आप कॉमन लॉ रहिए। मतलब ये आपका बताने का मतलब ये है कि कॉमन लॉ रहते हुए भी आप हस्बैंड वाइफ वाले जो राइट्स हैं वो यूज कर सकते हैं। हाँ। कोई और बात? बच्चों के लेके ये बात है कि जब सेपरेशन होता है तो ऐसा नहीं है कि बच्चों की कस्टडी हमेशा मदर को ही मिलती है। लोगों को ऐसा लगता है कि मदर को ही कस्टडी दी जाती है। ऐसा नहीं है। बच्चों की जो उस वक्त सिचुएशन होती है उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है और बच्चों के इंटरेस्ट में डिसाइड किया जाता है कि बच्चे किसके पास रहेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जब फादर या मदर में से कोई एक दूसरे स्पाउस के साथ बच्चों को छोड़ के कहीं चला गया दूसरे घर में, जैसे अभी आप बता रहे थे कि भाई उन्होंने कहा कि आप यहाँ रह रहे हैं, आप यहीं रहते रहिए बच्चों के साथ और हम दूसरी जगह,
इस केस में बेटर है कि जो स्पाउस छोड़ के गया, अगर उसको पेरेंटिंग टाइम चाहिए तो वो जल्दी से जल्दी कोर्ट में अप्लाई करे, क्योंकि कोर्ट समझता है, कोर्ट बच्चों को स्टेबिलिटी देना चाहता है। तो अगर बच्चे उस घर में स्टेबल हैं तो कोर्ट उनकी सिचुएशन चेंज नहीं करता। इसके लिए लॉयर को ही हायर करना पड़ेगा। हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आप लोग आपस में डिस्प्यूट्स हैं और बहुत झगड़े हैं और इस कदर हैं कि आपस में कोई अग्रीमेंट पे नहीं आ पा रहे हैं, तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं इसमें, तो फिर आप हाईली रिकमेंडेड है कि आप लॉयर की एडवाइस लें कुछ भी इस तरह का डिसाइड करने से पहले। बिल्कुल, लॉयर को ही कांटेक्ट करना चाहिए। लॉयर एज पर लॉ आपको एजुकेट करेगा, क्योंकि वो आपके राइट्स आपको पूरी तरह बताएगा। आप किसी गलतफहमी में नहीं रहेंगे कि कई बार लोग होता है, लेडीज होती हैं सोचती हैं कि मेरे तो राइट्स ही नहीं है, या ये सोचती है कि मेरे बहुत सारे राइट्स हैं। हाँ, वो ऐसे होता है जी, हस्बैंड वाली साइड पे जो लॉयर है वो ऐसे पेश करता है कि ये मेरे क्लाइंट ने ये कहा है। बहुत सारे केसेस में आपस में पार्टीज एक दूसरे को ब्लैकमेल कर देती हैं या गलत रिप्रेजेंटेशन कर देती हैं कि तुम्हारे तो कोई राइट्स ही नहीं बनते और तुमको तो मैं कोर्ट में ले लेकिन दोनों लॉयर उनको मिटिगेट करते हैं, क्लियर कर सकते हैं, आपको क्लियरली बता सकते हैं कि आपकी क्या पोजीशन है ना, और आपको क्या करना चाहिए। वो म्यूचुअली उनको समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं समझते हैं तो भाई कोर्ट का दरवाजा। देखिए, एज अ फैमिली लॉयर कोशिश तो ये रहती है कि दोनों आपस में सेटल हो और फैमिली ना टूटे। लेकिन अगर इस सिचुएशन में है कि बिल्कुल ही आपस में इतना झगड़ा है कि बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं और आपस में अपनी भी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, तो फिर इन दैट केस और कोई चारा नहीं बचता। चलो, लॉ तो दोनों को प्रोटेक्ट करता है जी, हस्बैंड वाइफ को भी करता है, बच्चों को भी करता है। सोसाइटी भी कुछ करती है रोल अदा इसमें या नहीं? सोशल रोल तो यही है कि सोसाइटी में और घर वालों का यही रोल है कि दोनों को समझाया जाए और किसी तरह ये सिचुएशन ना ही बने, इस सिचुएशन में ना आए दोनों। चलो जी, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो एडवाइजेबल बात है कि आप एक परफेक्ट लॉयर जो फैमिली लॉ को अच्छी तरह समझते हैं और समझा सकते हैं आप लोगों को, उसके पास ही जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी इसके मामले में नॉलेज है और आपने हैंडल भी किए होंगे केस। अगर आप अच्छा समझे तो अपना बेशक कॉन्टैक्ट नंबर बता सकते हैं। आई वर्क फॉर अ फर्म कॉल्ड प्रोग्रेसिव लीगल सोल्यूशन। तो हमारा ऑफिस नॉटेडम पे है, 786 नॉटेडम, एंड आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप गूगल पे जाएंगे तो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी है। थैंक यू वेरी मच शिल्पा जी, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जो हैं वो बहुत कुछ सीख पाएंगे और ऐसी प्रॉब्लम ना ही आए तो अच्छी बात है। अगर आएंगी तो वो आपको कॉन्टैक्ट थ्रू कर लें। बस आखिरी में मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जो भी हमने डिस्कशन की वो कोई लीगल एडवाइस नहीं है। अगर आपको स्पेसिफिक अपनी सिचुएशन, वो पर्टिकुलर केस बाय केस होता है, बिल्कुल वो केस बाय केस होती है और आपको अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन लॉयर से अलग से डिस्कस करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।